हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 विज्ञान का पाठ 5, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। प्यारे बच्चों, इस महत्वपूर्ण पाठ में आज का अपना विषय रहेगा जीवन की मौलिक इकाई के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग प्लाज्मा झिल्ली के विषय में। तो आइए सीखते हैं। प्यारे बच्चों, जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है और यह कैसी होती है, यह हमने अब तक पढ़ा। कोशिका को हम जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं, क्योंकि किसी भी जीव की शुरुआत जहाँ से होती है वह एक कोशिका ही होती है। जब यह इतनी महत्वपूर्ण है तो यह किससे बनी होती है? ऐसी क्या विशेषता होती है कोशिका के अंदर जो यह जीवन की मौलिक इकाई नाम से जानी जाती है? प्यारे बच्चों, कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं? कोशिकांग एक नया शब्द है। कोशिकांग माने वह छोटे छोटे अंग जो कोशिका को बनाते हैं, उन्हें हम कोशिकांग यानी कोशिका के अंग कहते हैं, यानी सेल ऑर्गेनेलीज। आज हम इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के विषय में पढ़ेंगे। यह कैसे कार्य करती है और सेल मेम्ब्रेन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यही सब हम आज के अपने पाठ में पढ़ने वाले हैं। आइए सीखते हैं कोशिका किससे बनी होती है और सेल मेम्ब्रेन के विषय में, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विषय में। बच्चों, आपको कोशिका का चित्र ध्यान होगा। हम कुछ इस तरीके का जो बाहरी संरचना है वह बनाते थे, और कक्षा 8 में आपने 2 प्रकार की कोशिकाओं के विषय में पढ़ा था। एक थी जंतु और दूसरी थी पादप कोशिका। कोशिका चाहे कोई भी हो, उसमें कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जो कोशिका को बनाती हैं, यानी कोशिका किस चीज से बनी होती है। तो बच्चों, कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं। कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जो मिलकर के कोशिका का निर्माण करते हैं। तो ये जो विशिष्ट घटक हैं ये कहलाते हैं कोशिकांग। क्या कहलाते हैं? कोशिकांग। कोशिकांग को यदि आप स्प्लिट करते हो, यानी इसको तोड़ते हो, तो यह 2 शब्दों के जोड़ से बना है, कोशिका और अंग, यानी कोशिका के अंग। आज हम इन्हीं कोशिका के अंग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कोशिकांग के विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह कौन कौन से होते हैं जो कोशिका का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक बाहरी परत बनाई है। यह बाहरी परत क्या कार्य करती है? जैसे ही आपने इसे ड्रॉ किया तो इसने जो ये बोर्ड का बाकी हिस्सा है, इससे इतने हिस्से को अलग से रेखांकित कर दिया, और यही कार्य करने वाली जो परत होती है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा भी कह सकते हैं आप, या कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं। और इंग्लिश में हम प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली को कहते हैं सेल
मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। यह इसकी सबसे बाहरी परत होती है। अन्य जो परत हैं या घटक हैं जो मुख्य रूप से कोशिका निर्माण में सहायता करते हैं, वह एक होता है इसके मध्य में पाई जाने वाली एक ऐसी संरचना, और इसको हम कहते हैं केंद्रक। यानी केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस, क्योंकि यह इसके लगभग केंद्र में स्थित होता है। जो तीसरा महत्वपूर्ण घटक होता है जो वह होता है कोशिका के अंदर, जो आप इस तरीके से बिंदु लगा के दर्शाते थे, और यह पूरी कोशिका के अंदर भरा होता है। यह एक द्रव्य के जैसा होता है और इसीलिए इसका नाम होता है कोशिका द्रव्य। क्या नाम होता है? कोशिका द्रव्य। ये पूरी कोशिका के अंदर जो है भरा हुआ होता है। तो ये तीन मुख्य घटक होते हैं जो कोशिका का निर्माण करते हैं। जो आपने देखा कि कोशिका कोशिकांग से बनी होती है, छोटे छोटे ऐसे अंग जो अपनी कार्य प्रणाली से, अपनी कार्यविधि से कोशिका को बनाते हैं। यानी अलग अलग जब वो काम करते हैं और जब मिलकर के उनके कार्य इकट्ठे होते हैं तो एक सामने जो अंग आता है उसे हम कोशिका कहते हैं। और इसके तीन मुख्य घटक अभी हमने सीखे। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो उसको चारों तरफ से घेर के रखती है। दूसरा न्यूक्लियस यानी केंद्रक, जो उसके मध्य में स्थित होता है, और केंद्रक ही वह इकाई है जो कोशिका के बहुत सारे कार्य को करता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वह है कोशिका द्रव्य, जो इसके अंदर भरा हुआ होता है। तो अब हम सीखेंगे कोशिका की जो मेम्ब्रेन है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, यह कैसी होती है और किससे बनी होती है। आज हम जो पढ़ेंगे वह मुख्य रूप से पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के विषय में। यह जो परत आपको नजर आ रही है, इसके विषय में हम आज पढ़ने वाले हैं। यह कैसी होती है, इसका क्या उपयोग होता है, इसके क्या फायदे होते हैं या इसकी क्यों आवश्यकता होती है, और यह किस चीज से बनी होती है, और कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो इसके होने से अपने जीवन का यापन करते हैं। तो हमारा आज का जो विषय रहेगा वह होगा सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना। पहले हम बना करके देखते हैं कोशिका झिल्ली। यह देखिए, इस तरीके से हम निर्माण करते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम हो सकता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हिंदी में भी हम इसको लिख सकते हैं तो प्लाज्मा और मेम्ब्रेन को बोलेंगे झिल्ली। सबसे पहले बच्चों, इसका आपको जब इंट्रोडक्शन देना है तो आप बताएंगे कि प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो कोशिका के घटकों को, यानी जो इस झिल्ली के अंदर हैं, उन सभी को बाहरी पर्यावरण से, ये जो बाहरी पर्यावरण है इससे बचा करके रखती है, इससे अलग करती है। अगर ये ना हो तो ये सारा सब कुछ जो है अलग अलग नहीं रहेगा। इसीलिए इस सारे जो इसके अंदरूनी जो घटक है उसको अलग करने का कार्य करने वाली झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। अब ऐसा नहीं है कि जो पदार्थ इसके अंदर है वो अंदर ही रहेंगे और बाहर है वो बाहर रहेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अंदर जा सकते हैं, साथ ही कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो बाहर जा सकते हैं।
यानी पदार्थ गति करते हैं प्लाज्मा झिल्ली के अंदर भी और बाहर भी, परंतु सभी पदार्थ ना तो इसके अंदर आ सकते हैं और ना इससे बाहर जा सकते हैं। केवल कुछ पदार्थ ही अंदर या बाहर आने जाने के लिए सक्षम होते हैं। तो प्रश्न आएगा कि यह कैसे अलाउड होता है, यह कैसे हो सकता है। यह इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की विशेषता है कि यह कुछ पदार्थों को तो अपने अंदर आने की और बाहर जाने की इजाज़त देती है, परंतु कुछ को नहीं। और इसीलिए हम इस झिल्ली को वर्णात्मक, आप ये नाम ध्यान रखें, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। वर्णात्मक यानी सिलेक्टिवली, पारगम्य यानी परमिएबल, और झिल्ली माने मेम्ब्रेन। वर्णात्मक यानी कुछ चुने हुए, पारगम्य अंदर और बाहर गति, झिल्ली मेम्ब्रेन यानी कुछ चुने हुए पदार्थों को ही अंदर और बाहर आने की इजाजत देने वाली झिल्ली हम इसको कहते हैं। तो यह अपना एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है जो पेपर में भी आता है कि क्यों प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, अब आपने देखा कि यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली तो है, परंतु ऐसी क्या विशेषता होती है, यह कैसे चुनाव करती है कि कोशिका में जो पदार्थ है वो गति करेंगे और कैसे गति करेंगे, कौन से पदार्थ अंदर आएंगे, कौन से पदार्थ बाहर जाएंगे, या किस तरीके से पदार्थों को अंदर और बाहर भेजा जाएगा। तो देखा बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी समझदार होती है। समझदार यानी कि यह सिलेक्टिवली परमेएबल होती है, यानी वर्णात्मक पारगम्य होती है। सिलेक्टिवली परमेएबल या वर्णात्मक पारगम्य का अर्थ अभी आपने सीखा कि कुछ विशेष पदार्थ होते हैं जिन्हें यह अंदर या बाहर आने की इजाजत देती है, यानी परमिशन देती है। सभी जो पदार्थ होते हैं उनको अलाउ नहीं करती, परमिशन नहीं देती अपने अंदर बाहर आने जाने की। यह ठीक वैसे ही कार्य करती है जैसे आप चाय छानते हैं और जो छलनी होती है वह चाय को तो अपने अंदर से गुजरने देती है, परंतु चाय पत्ती को अंदर से गुजरने नहीं देती। ठीक ऐसे ही जो प्लाज्मा झिल्ली है वह भी कार्य करती है। अब बच्चों, यह पदार्थ कोशिका की जो झिल्ली है, यानी कोशिका झिल्ली है, उसके आर पार किस विधि से आते जाते हैं, वह कौन सी ऐसी विशेषता होती है या कार्य प्रणाली होती है जिससे पदार्थ अंदर या बाहर जाए, यह कैसे तय किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आइए सीखते हैं इसी के विषय में। इसके लिए हम एक बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया के विषय में जानते हैं। बच्चों, कुछ पदार्थ होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑक्सीजन। जब आप सांस लेते हैं तो आप कौन सी गैस अंदर लेते हैं? शाबाश, ऑक्सीजन। और छोड़ते कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो पदार्थ हैं यह झिल्ली के, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनकी जो झिल्ली है उसके अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। जब आपने सांस छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी वो बाहर आती है, और जब आपने सांस लिया तो ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है। इस प्रक्रिया को किस तरीके से किया जाता है? यह सब संभव हो पाता है एक विशेष प्रक्रिया जिसको हम बोलते हैं विसरण। क्या बोलेंगे? विसरण। विसरण की प्रक्रिया के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं।
और इसमें क्या होता है बच्चों कि जो पदार्थ होते हैं जैसे ऑक्सीजन है, इसकी बाहर जो मात्रा है वह अधिक है और अंदर जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम है। यानी ये उच्च सांद्रता है और ये निम्न सांद्रता है। तो उच्च सांद्रता से यानी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ पदार्थ जो है वो गति करेगा। इस आधार पर ऑक्सीजन बाहर से अंदर आती है कोशिका की। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अंदर तो अधिक है परंतु बाहर जो है वह कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई, वो अंदर से बाहर की तरफ गति करेगी, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करेगी और इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। और इसी प्रक्रिया की वजह से जो है कोशिका अलाउ करती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान को। यह हमने सीखा विसरण के विषय में। यानी विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण गैस जो है वो कोशिका झिल्ली के आर पार आ सकती है। यानी गैस का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण प्रक्रिया के तहत होता है। लेकिन अगर गैस विसरण से आदान प्रदान हो सकता है तो बाकी पदार्थ कैसे आते जाते हैं, वह कौन सी प्रणाली है, आइए उसके विषय में भी सीखते हैं। बच्चों, कोशिका और बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जल जो है जल भी विसरण के द्वारा गति करता है कोशिका के अंदर और बाहर। जल के अणुओं की गति जब कोशिका के अंदर और बाहर होती है तो इस विसरण को हम एक नाम देते हैं और उसका नाम होता है परासरण। परासरण विसरण का ही एक विशिष्ट विधि है और ये इस वर्णात्मक झिल्ली से गति होती है। जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की सांद्रता के कारण उनकी गति होती थी, ठीक इसी प्रकार से प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति, ये अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, यह कैसे तय होता है कि जल में जो घुले हुए पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा बाहर अधिक है या अंदर अधिक है, या अंदर अधिक है और बाहर कम है, इस आधार पर की जाती है। तो परासरण में जल के जो अणु होते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से, मान लीजिए यहाँ इसकी सांद्रता उच्च है और इसके अंदर निम्न है, तो गति किस तरफ होगी, बाहर से अंदर की तरफ। और यदि अंदर अधिक है और बाहर कम है तो गति क्या हो जाएगी, अंदर से बाहर की तरफ जो अणु है वे गति करेंगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है, आप याद कीजिए, हलवे में डालने के लिए किशमिश का उपयोग किया जाता है, परंतु उनको कुछ समय पहले जल में भिगो दिया जाता है। बच्चों, यहाँ पे किशमिश की जो बाहरी परत है वो एक कोशिका के जैसी कार्य करती है और इसके अंदर जल की मात्रा कम होती है और बाहर अधिक होती है। तो जल जो है वो अंदर से बाहर से अंदर की तरफ गति करेगा और जो कोशिका होगी वो फूल जाएगी। यह कैसे होता है, आइए सीखते हैं एक क्रियाकलाप की सहायता से। परासरण की विधि किस प्रकार से होती है, इसके लिए हम यह क्रियाकलाप करेंगे। और इस क्रियाकलाप में हम लेंगे ये कुछ किशमिश
किशमिश की जो बाहरी परत है वह किस प्रकार से जल को अपने अंदर आने देती है, ये हम इस क्रियाकलाप से देखेंगे। और परासरण का क्या प्रभाव होता है और किस प्रकार से अलग अलग विलयन में परासरण होता है, उसका क्या प्रभाव होता है, जल किस प्रकार से अंदर जाता है या कौन सा पदार्थ कोशिका से बाहर आता है, यह हम इस क्रियाकलाप से सीखेंगे। इस क्रियाकलाप को करने के लिए अभी हमने यहाँ पे केवल जल लिया है, इसके अंदर अभी और कुछ भी चीज़ नहीं मिली हुई है। तो हम क्या करेंगे, कुछ किशमिश को जल के अंदर डाल के छोड़ देंगे। अभी यदि आप देखें तो किशमिश का आकार ऐसा है, ये बिल्कुल भी फूले हुए नहीं हैं और इनके अंदर देखिए जल में डालने पर इनके अंदर क्या बदलाव होता है आकार में, यह हम अभी सीखेंगे। इस प्रकार से इनको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। बच्चों यह देखिए, जब हमने किशमिश को जल में डाला है तो आप इसकी सतह पर बुलबुले आते हुए देख सकते हैं और यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सतह के आर पार पदार्थों का आवागमन प्रारंभ हो गया है। और यह देखिए बच्चों, आधे घंटे के पश्चात आप किशमिश देखिए, यह कितनी फूल चुकी है, जबकि पहले ये ऐसी थी। यानी जल जो है वह बाहर से किशमिश के अंदर प्रवेश कर चुका है, की वजह से किशमिश फूल चुकी है। ये देखिए बच्चों, जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे हम परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ हमने इसको सिर्फ जल के विलयन में रखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसमें क्या था कि हमारी जो कोशिका थी वह फूल गई थी, यानी जल जो है वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर गया था, क्योंकि जल की मात्रा बाहर अधिक थी और अंदर कम। अब यहाँ हमने शक्कर मिला हुआ विलयन लिया है, यानी यह जो विलयन है इसमें चीनी मिली हुई है। इसमें अब हम इन फूली हुई कोशिकाओं को, यानी किशमिश है, उनको हमने इस शुगर वाले विलयन में डाल दिया है। और आप देखिए किस प्रकार से तुरंत जो है वो प्रक्रिया आरंभ हो गई है। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जल बाहर आना शुरू हो गया है और ये जो सिकुड़न सी आपको नजर आ रही है यह इसी का परिणाम है। ये जो किशमिश थी जो फूल गई थी, अब वह अधिक सांद्र जल में रखने पर सिकुड़ने लग गई है, क्योंकि इसके अंदर का जो जल है वह बाहर की तरफ गति कर रहा है।
और जब हम इस प्रकार के किसी विलयन को लेते हैं तो ऐसे विलयन को हम अति परासरणदाबी विलयन कहते हैं। कौन सा? अति परासरणदाबी विलयन, क्योंकि इसमें जो बाहर वाला घोल है वह अंदर के घोल से अधिक सांद्र है और इसी कारण से परासरण द्वारा जल कोशिका से बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी यह किशमिश सिकुड़ने लग गई है। यह देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आ रहा है और कम जल अंदर जा रहा है। यहाँ आप दोनों विलयन देख सकते हैं। पहला विलयन जिसमें कोशिका फूल गई थी, किशमिश फूल गई थी, वह था अल्प परासरणदाबी विलयन, क्योंकि इसमें जो माध्यम था वह तनु विलयन था और इसमें कोशिका ऐसे फूल गई थी। जबकि यहाँ जब हमने सांद्र विलयन लिया तो इस प्रकार से जो किशमिश थी वह सिकुड़ने लग गई थी, क्योंकि उसमें जल बाहर की तरफ आना शुरू हो गया था। तो इस सिकुड़न आप देख सकते हैं। यह दो प्रकार के अलग अलग विलयन का प्रभाव है कोशिका झिल्ली के ऊपर, और यह आपको दिखाता है किस प्रकार से जो अणु हैं वह कोशिका के अंदर बाहर गति करते हैं। और यह आप देख रहे हैं वह कोशिका या वह किशमिश जिसमें कोई भी जल की अंदर या बाहर आवागमन नहीं था। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। और यदि कोशिका ऐसे विलयन में रखी जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल कोई शुद्ध गति नहीं करता। और अपने इस क्रियाकलाप के आधार पर हम विलयन को भी वर्गीकृत कर सकते हैं, और यह वर्गीकरण जल में विलेय की मात्रा पर निर्भर है। पहले प्रकार को कहेंगे अल्प परासरण दाबी विलयन, जिसमें बाहर से अंदर की तरफ गति होती है। और ऐसा विलयन जहां पर अंदर से बाहर की तरफ गति हो उसको हम कहेंगे अति परासरण दाबी। अति परासरण ये यहाँ पर अति परासरण दाबी विलयन। और इसके क्या होगा कि जो कोशिका है वो सिकुड़ जाएगी इस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर जो विलयन था वो बाहर निकल गया और कोशिका सिकुड़ गई। लेकिन ऐसा भी होता है बच्चों कि जब गति बराबर हो जाती है, यानी अंदर भी मात्रा उतनी है और बाहर भी मात्रा उतनी है, यानी गति तो होती है परंतु उसका हमें प्रभाव नजर नहीं आता, तो कोशिका जैसी है वैसी ही रहेगी, एक समान। तो उसको हम बोलेंगे सम परासारी विलयन। परासारी विलयन। यहाँ पर बच्चों जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है, और इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं होती। इसीलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आता। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है। प्यारे बच्चों, एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है
कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न आता है कि प्लाज्मा झिल्ली किस चीज से बनी होती है। तो बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। यह झिल्ली अत्यंत लचीली होती है। साथ ही बच्चों, यदि हम प्लाज्मा झिल्ली की रचना को देखना चाहें तो यह हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। बच्चों, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है और ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं और इसका उदाहरण है अमीबा। जी हाँ बच्चों, अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। बच्चों, अभी हमने सीखा सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के विषय में और अब समय है कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का। और इसका पहला प्रश्न है, कोशिका के विशिष्ट घटक क्या कहलाते हैं? What are the special constituents of cell called? और आपका दूसरा प्रश्न है, कौन सी झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है? Which membrane is known as selectively permeable membrane? और तीसरा प्रश्न है बच्चों, विसरण क्या होता है? What is diffusion? तो ये हैं आपके प्रश्न। इनके उत्तर आप लिखें और अपने अध्यापक से चेक करवाएं। यह था अपना आज का पाठ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता श्रीमती रूपांशी होटा, राजकीय उच्च विद्यालय मसूदपुर कलानौर रोहतक। मार्गदर्शन श्रीमती शिवानी कौशिक, एस